आज हम करने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। ठीक है, सबसे अभी हाई डिमांड को चैप्टर है, इसमें से कम 6 से 7 क्वेश्चन नीट में आते हैं। ठीक है क्वेश्चन, तो इसको ध्यान से पढ़िए, हर एक क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए और एनसीईआरटी को रख कर जहाँ भी जो क्वेश्चन है, अधिकतर क्वेश्चन PYQ में पूछा हुआ है। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को केयरफुली ध्यान दें और उसको रिमेंबर करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखा है कि इन DNA स्ट्रैंड द न्यूक्लियोटाइड आर लिंक टुगेदर, यानी न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड किस लिंक से जुड़े हुए हैं। तो सब जगह जानता है कि 5 to 3 फॉस्फोडाइस्टर लिंक है। जब आपने DNA का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा उसमें एकदम कन्फर्म, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और कितने बार, बहुत बार रिपीट किया है। ठीक है, तो क्या बोला है कि 5 to 3 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ध्यान रखिएगा, ये बहुत क्वेश्चन पूछा है, इसको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। इसको जब आपने DNA का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन। लिखा है कि इन ए न्यूक्लियोसाइड डिफर फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड, जो न्यूक्लियोटाइड साइड है वो टाइड से कैसे डिफर है। सबसे बेसिक बात कि न्यूक्लियोटाइड में होता क्या है, तो देखिए नाम में ही है, याद करने के लिए ट्रिक क्या है कि टाइड मतलब 3, यहाँ पे 3 से 3 हो गया, यानी 3 पार्ट से मिल के टाइड बना है। तो कौन कौन, तो देखिए नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और क्या है फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड। देखिए आपको एक क्वेश्चन से पूरा आपको प्रीवियस ईयर में कम से कम 10 क्वेश्चन बनाया, कैसे अभी बताते हैं। देखिए पहला बात कि न्यूक्लियोटाइड मतलब 3 में कौन कौन, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और क्या होता है फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड। पहला क्वेश्चन कि नाइट्रोजनस बेस कौन कौन सा होता है, तो प्यूरिन और पायरिमिडीन। प्यूरिन क्या होता है, तो डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है और 2 होता है, कौन कौन, A और G। पायरिमिडीन क्या होता है, तो CUT कट होता है, CUT कट। तो आपको ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, अब आते हैं पेंटोज शुगर में आपको डीऑक्सीराइबोज होगा या राइबोज होगा। अभी हम इसका क्वेश्चन का एक्सप्रेशन देंगे ना, आगे भी क्वेश्चन इसी से बन जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। तो हो जाएगा शुगर में कौन सा हो गया, पेंटोज शुगर। और फॉस्फेट, इसके बारे में बोला गया है ना कि फॉस्फेट बोले या फॉस्फेरिक एसिड बोले, तो DNA ना, ध्यान रखिएगा, DNA जो निगेटिव चार्ज होता है ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप। तो आपको ये 3 क्वेश्चन यहाँ से, 3 कंसेप्ट यहाँ से बन गया। तो क्या बोला है, और देखिए और साइड में, तो देखिए साइड में क्या बोला है, तो साइड में केवल ना फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता है, तो क्या होता है N2 प्लस बेस, नाइट्रोजनस बेस, मतलब नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर। तो आपको ये फेमस क्वेश्चन में पूरा कंसेप्ट को एक बार अच्छा से रिव्यू कीजिएगा। तो देखिए क्या हुआ, हम बोले न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड मतलब 3 पार्ट और इसमें 2 पार्ट है, लेकिन फॉस्फेट नहीं है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इसमें लैक, यानी न्यूक्लियोसाइड में क्या नहीं है, तो फॉस्फेट ग्रुप नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं, इसका आंसर क्या हो गया, जनरली 3rd हो गया, शुगर नहीं है, वो मिस्टेक है। ठीक है, आगे आते हैं। अब बोला है कि बोथ डीऑक्सीराइबोज और राइबोज किस क्लास का शुगर। अभी हम बोले थे कि जो पेंटोज शुगर होता है, तो पेंटोज शुगर यानी, ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं। अब यहाँ बोला है 4 नंबर क्वेश्चन, लिखा है कि द फैक्ट दैट प्यूरिन बेस ऑलवेज पेयर विथ हाइड्रोजन बॉन्ड, किसके साथ, पायरिमिडीन के साथ। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए जब भी हम DNA पढ़ते हैं तो DNA क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, और कभी भी जो एक बेस दूसरे बेस के साथ में पेयरिंग होता है। देखिए ध्यान रखिए, तो इससे क्या हुआ, इससे हुआ कि जो पूरा है ना इसका विड्थ, इसको हम बोलते हैं विड्थ, जनरली विड्थ क्या हो जाएगा, एकदम विड्थ कहीं भी सेम ही रहेगा विड्थ। तो ध्यान रखिए, कभी भी लंबाई से क्या फ़र्क पड़ता है, इसके विड्थ से फ़र्क पड़ता है। तो बोला है कि जब प्यूरिन सामने होगा हाइड्रोजन बॉन्ड से पायरिमिडीन का, इसका यह मतलब हुआ कि उसका जो विड्थ होगा वो यूनिफॉर्मली होगा। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो अभी आपको हाइड्रोजन यूनिफॉर्म लेंथ कहाँ से होगा, लेंथ यूनिफॉर्म करने का नहीं है, यहाँ पे मेन क्या है, विड्थ यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन हुआ है। देखिए A के साथ क्या होता है, T होता है, ये कितने बॉन्ड से, 2 बॉन्ड से, और G के साथ T कितना होता है, 3 बॉन्ड से। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो यहाँ ये कौन सा बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये जितना भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ठीक है, तो इसको अच्छा से एक बार रिवाइज कीजिएगा और प्रीवियस ईयर बनाइएगा, इसके बाद तो अधिकतर क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में बन जाएगा। ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी जितना है ये सब इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं। अब बोल रहा है कि द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज, अभी बताए थे कि DNA क्या होता है, निगेटिव होता है ड्यू टू फॉस्फोरिक एसिड। देखिए निगेटिव हो गया। और हिस्टोन क्या होता है, जब हिस्टोन क्या होता है, बेसिक प्रोटीन होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्वेश्चन जितना है ना, ये दोनों क्वेश्चन
23 के एग्जाम में, 22 के एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो रिपीटेड क्वेश्चन है। अभी तक 5 क्वेश्चन रिपीटेड हैं, तो ध्यान दीजिएगा। और इस साल भी इस पूरे 22 या 28 क्वेश्चन है ना, इससे भी कहीं ना कहीं रिपीटेड होगा, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान दीजिए और इससे जो जुड़े हुए कंसेप्ट को भी ध्यान दीजिए। आगे आते हैं, लिखा है 6 नंबर पे कि प्रमोटर साइट एंड टर्मिनेटर साइट फॉर द ट्रांसक्रिप्शन लोकेटेड ऑन, ठीक है। जब हम ट्रांसक्रिप्ट पढ़ते हैं, एक होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड और एक होता है कोडिंग स्ट्रैंड। तो जानते ही हैं कि 5 to 3 और 3 to 5, तो बोलता है ना कि जो अप स्टेप, देखिए यहाँ पे एक प्रमोटर होता है, तो 5 प्राइम का अप साइड पे, इसका कंसेप्ट आज समझिएगा, ट्रांसक्रिप्शन पूरा पढ़िएगा तो बेसिक बेस बता दे रहे हैं हम कि 5 प्राइम के अप साइड पे प्रमोटर होता है और 3 प्राइम के डाउन साइड पे टर्मिनेटर होता है। और ये सब डिसाइड करते हैं कोडोन वाला, ये क्या बोलते हैं, कोडिंग वाला सीक्वेंस से। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये नीट का लाइन है, ध्यान रखिएगा। और कोडिंग सिर्फ ये सब प्रमोटर और टर्मिनेटर के लिए है, इसका उतना काम नहीं रहता है, लेकिन ध्यान रखिएगा जो प्रमोटर टर्मिनेटर है, अगर हम इसको बदल दें तो चेंज कर जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये भी फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या बोल दिया, प्रमोटर मतलब 5, पी से 5 हो गया और टी से 3 हो गया। ये भी क्वेश्चन एकदम रिपीटेड है क्वेश्चन, आपको कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में आगे भी मिलेगा, ठीक है। आगे आते हैं, तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 3rd नंबर, ठीक है। अब आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से। 7 क्या बोलता है कि मोस्ट, मतलब कौन सा स्टेटमेंट है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है फॉर सिकल सेल एनीमिया के लिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पहली बात कि इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज द आयरन सप्लीमेंट। जनरली क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया में बोल रहा है कि इसमें हम आयरन बाहर से एक सप्लीमेंट के रूप में दे देंगे तो सिकल सेल एनीमिया ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पहला बात कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर डिजीज, जनरली मॉलिक्यूलर बोलते हैं, जेनेटिक वहीं। तो देखिए, और इसको हम आयरन से ठीक नहीं कर सकते हैं। और तीसरा बात क्या हो, इट कन्फर्स रेजिस्टेंस टू एक्वायर्ड मलेरिया, यानी जिसको भी होता है ये मलेरिया इसमें नहीं होता है। मतलब किसी को अगर सिकल सेल एनीमिया है तो उसमें मलेरिया होने का चांस नेग्लिजिबल होता है। क्यों, देखिए आप जब सिकल सेल एनीमिया पढ़े होंगे तो इसमें क्या होता है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि जो हमारा आरबीसी का जो शेप होता है वो कैसा होता है, तो राउंड बाई कॉनकेव, आरबीसी के नाम में ही है राउंड बाई कॉनकेव। तो जिसको भी अगर सिकल सेल एनीमिया होता है तो इसका जो शेप है ना वो चेंज होता है, किस फॉर्म में होता है, वो होता है सिकल शेप में, सिकल शेप ऐसे होता है, सिकल शेप। तो इसमें ऑक्सीजन आता है ना तो ऑक्सीजन उसको बाइंड ही नहीं कर पाता है और ये टूट जाता है, ठीक है। तो कोई भी माइक्रोब्स आया और जब आरबीसी को डिस्ट्रॉय आएगा तो उसका लाइफ साइकिल नहीं चल पाएगा, यानी माइक्रोब्स डिस्ट्रॉय कर जाएगा, तो उसमें मलेरिया होने का खतरा नहीं रहेगा। ये फेमस क्वेश्चन भी है, तो ध्यान दीजिएगा। आगे आते हैं, तो ये क्या हो गया, इसका सही आंसर सही है। अब आगे आते हैं, लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू AUG। ये तो पता ना कितनी बार पूछा है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। AUG क्या है, मिथियोनिन को कोड करता है। पहली बात देखिए, मिथियोनिन कोड कर रहा है और चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, ये चेंज नहीं होता है। तो मिथियोनिन पहले क्या हो गया कि मिथियोनिन कोड किया, अब पहला बात ये स्टार्ट कोडन होता है, स्टार्ट कोडन, यानी कहीं भी सीक्वेंस चालू करना होगा तो पहले में क्या होगा, AUG। ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या बोला है, पहला बात मिथियोनिन कोड कर रहा है, दूसरा बात इनिशिएटर है, और तीसरा बात कि मिथियोनिन प्रोक हो चाहे यू हो, सभी में होता है, तो ध्यान रखिएगा। कोडन ऐसे भी यूनिवर्सल होता है, कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर, नहीं तो सब में होता है, ठीक है। अब आगे आते हैं, लिखा है कि फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है, तो पहला पुराना, देखिए सबसे पुराना पूछे तो ध्यान रखिए कौन सा होता है, RNA। लेकिन अभी लेटेस्ट में पूछे और एडवांस पूछे तो DNA, ठीक है। तो क्या बोला है कि फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कौन सा हो गया, RNA हो गया। आगे आते हैं, डी आंसर। अब बोला है कि विथ रिगार्ड द मेच्योर mRNA, देखिए ये सिंपल यहाँ लाइन दिया हुआ है कि मेच्योर RNA के बारे में बोलना है। देखिए तो बोलिएगा कि सर इमेच्योर क्या होता है, तो इमेच्योर में क्या होता है ना कि ये जो होता है ना एक क्या बोलते हैं उसको, एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों होते हैं। तो देखिए मेच्योर में क्या होता है ना कि इंट्रॉन हमारा उतना यूजफुल पार्ट नहीं होता है, तो इंट्रॉन को रिमूव करना होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, उस मेथड को बोलते हैं स्प्लाइसिंग मतलब कट करना होता है। तो क्वेश्चन पूछ चुका है कि स्प्लाइसिंग होता क्या है, तो स्प्लाइसिंग में हम जनरली क्या करते हैं, इंट्रॉन को रिमूव करते हैं और एक्सॉन, इस्तेमाल यहाँ पे एक्सॉन हो, इंट्रॉन एक्सॉन इंट्रॉन, तो हम क्या करते हैं, इसको काट देते हैं और काट के जो बच गया उसको जोड़ देते हैं, और ये जो फॉर्म होगा ना उसको बोलते हैं मेच्योर फॉर्म। तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। स्प्लाइसिंग किसे कहते हैं, तो इंट्रॉन को जोड़ते हैं। अब आप कमेंट में बोलिएगा कि कैपिंग किसे कहते हैं और कहाँ होता है, किस प्राइम पे होता है, 3 प्राइम पे, 5 प्राइम पे। ये क्वेश्चन
क्वेश्चन को कमेंट कीजिएगा। आगे आते हैं, दोनों क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। तो बोल रहा है कि कौन सा मैच्योर फॉर्म है। देखिए यूजॉन और इंट्रॉन डू नॉट अपीयर इन द मैच्योर फॉर्म, गलत बात है। देखिए यूजॉन होता है कोडिंग सीक्वेंस जो यूजफुल होता है, और इंट्रॉन नॉन कोडिंग सीक्वेंस, तो इसको निकालना होता है। तो पढ़ा है यूजॉन अपीयर बट इंट्रॉन नॉट अपीयर इन मैच्योर, ठीक है। फेमस क्वेश्चन है, रिपीटेड है, अभी तक 10 क्वेश्चन हुआ, 10 रिपीटेड क्वेश्चन है। और इससे जुड़े आप जो भी कंसेप्ट है उसको देखिएगा तो प्रीवियस जो भी 200 क्वेश्चन आया हुआ है, 200 में से अधिकतर क्वेश्चन आपसे बन जाएगा इसी से 20 क्वेश्चन से, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है और अधिकतर क्वेश्चन क्या है, यूजफुल है, ठीक है, हर एक में कंसेप्चुअल है। आगे आते हैं, क्या बोला है कि द ह्यूमन क्रोमोजोम विथ हाईएस्ट और लिस्ट नंबर, इस साल का क्वेश्चन है कि सबसे हाईएस्ट किस में होता है। तो क्रोमोजोम 1 में हाईएस्ट और वाई में फ्यू। हाईएस्ट कितना होता है तो 2968 और फ्यू कितना होता है 231। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो देखिए हाईएस्ट किस में होता है क्रोमोजोम 1 में, और लिस्ट किस में होता है क्रोमोजोम वाई में, सी नंबर। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। ये 2025 का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे आते हैं, अब लिखा है 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 12 नंबर बोल रहा है कि हु एमॉन्ग द फॉलोइंग साइंटिस्ट, जो नीचे दिया गया है साइंटिस्ट, नॉट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ डबल हेलिक्स, यानी जो डबल हेलिक्स मॉडल दिए थे उसमें कौन कौन साइंटिस्ट इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो वहीं बोला है कौन साइंटिस्ट इन्वॉल्व नहीं है। देखिए रोजलिन और फ्रैंकलिन और मॉरिस विलिंकिन ये दिए थे एक्सरे डिफ्रेक्शन डेटा टेक्निक, और इसी के मदद से वाटसन क्रिक बनाए थे। और जो चराग्राफ थे वो भी दिए थे डीएनए डबल मॉडल के बारे में। तो ये क्या है, ये दिया है मिजॉसन एंड स्टॉल, ये क्या बताते थे, ये डीएनए रेप्लिकेशन वाले कंसेप्ट में थे, तो ये डबल बताए नहीं थे। तो ध्यान रखिएगा मिजॉसन स्टॉल एक्सपेरिमेंट, ये भी आगे इसके बारे में दिया गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो डी आंसर, तो तीनों, ये तो पहला पैराग्राफ में दिया हुआ है एनसीईआरटी का, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। लिखा है कि डीएनए इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, पता है, और लिंक टुगेदर बाई 305 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये पहला क्वेश्चन जो कराए थे वहाँ ये पूछा था कि डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो किससे जुड़ा होता है, तो 3 to 5 फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, ये बता दिए थे। इसका आ भी गया, ठीक है। अब बोल रहा है टू प्रिवेंट पोलीमराइजेशन, जो आप पोलीमराइज करते हैं 5 to 3 चाहे 3 to 5 जुड़ते जा रहे हैं, तो बोल रहा है कि अगर हमको प्रिवेंट करना हो तो ध्यान रखिएगा कि जनरली ना 3 प्राइम पर OH रहता है, और कोई भी नया न्यूक्लियोटाइड आता है तो यहीं आकर जुड़ता है। तो हम चाह रहे हैं अगर इसको रोकना है तो हम इस स्टेज को ख़त्म कर देंगे, और जब इसको ख़त्म कर देंगे और जब 3 प्राइम OH मिलेगा ही नहीं तो फिर आगे पोलीमराइजेशन होगा ही नहीं, सिंपल यही बात है। तो ध्यान देने बात क्या है कि नया न्यूक्लियोटाइड कहाँ जुड़ते हैं 3 प्राइम पे, 3 प्राइम OH पे। तो वही बात बोला है कि हमको अगर प्रिवेंट करना है यानी रोकना है तो क्या करना होगा, रिप्लेस प्यूरिन, गलत बात, रिमूव या रिप्लेस 3OH ऑफ डीऑक्सीराइबोज। ये ध्यान रखिएगा, ये 3 प्राइम पे जो OH होता है ना उसको रिमूव कर दीजिए। जब OH रहेगा ही नहीं तो फर्दर आके जुड़ेगा नहीं तो पोलीमराइजेशन होगा नहीं, ठीक है। आंसर ध्यान रखिएगा। अब आते हैं 14 नंबर, क्या बोल रहा है कि डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस ऑफ डीएनए ऑकर वन स्ट्रैंड बिकॉज, ये भी फेमस क्वेश्चन है। देखिए यहाँ जो पढ़ते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क्स, तो कभी भी मान लीजिए ये 3 से 5 हो गया और ये 5 से 3 हो गया, तो देखिए जैसे जनरली हम मानते हैं तो यहाँ 3 से 5 और यहाँ से 5 से 3, तो जनरली क्या मानते हैं हम कि कभी भी कोई भी स्टैंड नया बनता है वो 5 से 3 ही बनता है, तो 5 से 3 ही बनता है। तो और इस स्टैंड में हमको यहाँ से आना पड़ेगा ना, यहाँ 5 है तो यहाँ से आना पड़ेगा। तो पहले क्या होता है ना कि इसको पहले यहाँ से आ गया तो इसको आगे खोलेंगे, इसको आगे जो खोलेंगे स्टैंड को, पहले से ये जुड़ा हुआ है तो आगे खोलेंगे तब ना आएंगे, अचानक हम खोल नहीं सकते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि डीएनए बहुत बड़ा होता है, इसको हम खोल नहीं पाएंगे, क्यों, क्योंकि पहली बात कि हाईली एनर्जेटिक होता है, दूसरा बात कि अगर खोल रहे हैं और खोल दिए तो उसमें म्यूटेशन हो जाएगा, अगर थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम होगा तो, या थोड़ा बहुत भी अनयूजुअल होगा तो ध्यान रखिएगा। ये बोल रहा है क्योंकि हमको एक ही डायरेक्शन में करना होता है, एक ही डायरेक्शन में कीजिएगा। इसका तो 5 से 3 है, ठीक है, लेकिन इसका 3 से 5 है, इसको इधर से आना पड़ेगा, इधर से आने के लिए पहले से इसको खोलना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये पूरा आपको रेप्लिकेशन फॉर्क के हम बताए हैं। तो क्या बोला है कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, पहला क्वेश्चन हो गया कि रेप्लिकेशन में कौन सा एंजाइम लगता है। देखिए डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, और आप बताइए कमेंट में कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए कौन सा एंजाइम लगता है। ये तो हो गया डीएनए के लिए, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो बोल रहा है क्योंकि ये कौन सा होता है, केवल 1, 5 to 3 में ही काम करता है, इसीलिए हमको डिसकंटिन्यूअस स्टैंड मिलता है कि मान लो पहले हम आगे बढ़े फिर पीछे से आगे आए, फिर पीछे से आगे आए, आइए तो सीधे जा रहा था ना, ये तो इसको कोई टेंशन नहीं है, जा ही रहा है। तो एक कंटिन्यूअस स्टैंड एक डिसकंटिन्यूअस स्टैंड, तो इसको अच्छे से देखिएगा। अब आगे आते हैं, अब क्या हुआ है कि 15 नंबर क्वेश्चन,
लिख रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इन ट्रांसक्रिप्शन इज कैटलाइज बाय द आरएनए पॉलीमरेज। तो देखिए आरएनए पॉलीमरेज में मेनली क्या होता है, मेनली आपको देखिए एक होता है कि जो आरएनए जो इसका एंजाइम होता है, हम जो बोले थे इसका होता है एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, ये क्वेश्चन 22-23 का ही है, ठीक है। ये अभी तक जितना 15 तक क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो ना पूछा हो, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो इसमें मेनली हम इलोंगेट करते हैं, इसमें जो एंजाइम काम करता है ना मेनली इलोंगेशन करता है। क्यों? क्योंकि देखिए इनिशिएशन के लिए सिग्मा फैक्टर होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, और टर्मिनेशन के लिए रो फैक्टर होता है, ये सभी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो हमको तो इनिशिएट कर ही दिया, लेकिन मेन काम कौन होता है, इलोंगेशन करता है। तो आंसर क्या हो गया, इलोंगेशन, ठीक है। अभी इसको आप जब पढ़िएगा, अब उसके बाद जब एनसीईआरटी पढ़िएगा तो आपको एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट आपको यहाँ पे मिलना हो पाएगा, ठीक है। अब आते हैं 16 नंबर, लिखा है कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोटिक टेक प्लेस किस लेवल पर होगा। इसे हम जब पढ़ते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन लेवल की, ट्रांसलेशन लेवल की, प्रोसेसिंग लेवल, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेसिंग लेवल, फिर ट्रांसलेशन लेवल। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि देखिए प्रोकैरियोटिक में अलग होता है और यूकैरियोटिक में अलग होता है। तो हम जब पढ़े होंगे तो वहाँ पढ़ते हैं ना कि रेप्लिकेशन के बाद जो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोकैरियोटिक में साथ साथ में होता है, यानी कपल्ड फॉर्म में होता है। पता है यहाँ तक कि ट्रांसक्रिप्शन अभी ख़त्म हुआ नहीं है कि ट्रांसलेशन चालू हो जाता है। तो ये बात बोला है कि अगर मान लीजिए हमको कोई चेंज करना होगा, मान लीजिए कोई हम ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं, कहीं गलती से हो गया, तो हमको इसी लेवल पे चेंज करना होगा, इसी लेवल पे, क्योंकि आगे हम बढ़ नहीं पाएंगे तो ट्रांसलेशन लेवल पे जा ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा कि ये ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे ही चेंज करना होगा। लेकिन क्योंकि देखिए अब ये ख़त्म हुआ नहीं किए हुआ है, तो इसका मतलब क्या कि पहले इसी में चेंज कीजिए, नहीं तो पता लगा कि इसमें ख़त्म हुआ तो तुरंत ही हो जाएगा, तो यानी ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे। लेकिन ऐसा नहीं होता है यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में आप वहाँ पे आप ट्रांसक्रिप्शन में करना होगा, वहाँ मान लीजिए ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, इसमें खराबी आ गया तो इसको छोड़ दीजिए। ट्रांसलेशन मान लीजिए हो रहा है, इसमें खराबी आ गया तो आप पहले रोक दीजिए। आप इसमें क्या होता है कि कहीं भी खराबी हो गया तो आपको पूरा स्टेज खराब करना पड़ेगा, पूरा मतलब खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे बात क्या हुआ कि प्रोकैरियोटिक में ओनली ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे करना होगा, लेकिन यू में कहीं भी। अब आगे आते हैं, ये सब क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में और एनसीईआरटी में मिलेगा। अब आइए, अब यहाँ पे क्या बोल दिया है, 17 नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब क्या दिया है, Which of the following statement is correct about the role of regulatory protein in transcription in prokaryotic। जिसे एनसीईआरटी में उतना क्लियर नहीं किया है, बट ध्यान दीजिएगा। और जब पढ़े होंगे यहाँ पे कि रेगुलेटरी प्रोटीन जो होता है ना, जिसे आई जीन होता है, जब पढ़े होंगे आप जैकोब और मोनोज वाला ओपेरियन कॉन्सेप्ट वाला में, तो ओपेरियन कॉन्सेप्ट में क्या कहता है यहाँ पे, इट जो रेगुलेटरी होता है ना वो कहीं ना कहीं आई जीन सेक्रेट करता है, यहाँ रिप्रेसर बनता है, और रिप्रेसर जाकर कहाँ बनता है, जाकर ऑपरेटर पर बाइंड कर लेता है। तो क्या होता है ना कि यही या तो बाइंड भी करता है, मतलब एक्टिवेट भी करता है और डीएक्टिवेट भी करता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब आप ऑपरेशन पढ़े होंगे, इसका कंसेप्ट पूरा टॉपिक है, लेकिन हम यहाँ नॉर्मल केवल थोड़ा सा कंसेप्ट बता रहे हैं। तो लिखा है कि रेगुलेटरी प्रोटीन क्या करता है, तो ये एक करता है एक्टिवेटर का भी और रिप्रेसर का भी, और सब अपना देखिएगा तो ओनली बोल रहा है, इसमें कुछ नहीं करता है, ये दोनों काम करता है, एक्टिवेट भी करता है और रिप्रेसर भी करता है। जब आप पढ़े होंगे तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या होता है लॉय कैपरॉन। ऐसे हम इसका ट्रिक बताते हैं याद करने वाला कि इसे होता है नहीं है, इसका क्या होता है, पीपो जया। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे पीपो जया मतलब प्रमोटर, इंड्यूसर यहाँ पे हो जाएगा इनहिबिटर, फिर जाएगा प्रमोटर, ऑपरेटर, और जेड मतलब वहाँ तो एंजाइम जो होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये सब क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं फिगर में मिलेगा, ठीक है। तो अब आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। देखिए फिर से मैं क्वेश्चन पूछ दिया कि लास्ट ह्यूमन क्रोमोजोम कंप्लीट सीक्वेंस, अभी सीक्वेंस लेटेस्ट में कौन सा हुआ है, तो क्रोमोजोम नंबर 1, ध्यान रखिएगा। ये कब हुआ है बता दीजिए आप, ये कब हुआ है, किस मंथ में हुआ है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, इसको आप कमेंट कीजिए और देखिए कि हाँ इसमें कौन सा है, ठीक है। आगे आते हैं, अब आते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, एक बार नहीं बहुत बार। अब बोला 19 नंबर क्वेश्चन कि फंक्शन ऑफ आरएनए का फंक्शन क्या होता है। देखिए अगर एनसीईआरटी पढ़िएगा ना तो पहला पैराग्राफ में दिया है, उसका देखिए ट्रिक क्या होता है, कम्स क्या होता है, कैटलिटिक, एडेप्टर, मैसेंजर, स्ट्रक्चर, ये सब ध्यान रखिएगा, ये ट्रिक है आरएनए का फंक्शन। लेकिन इसके अलावा इसमें क्या पूछा है, ध्यान रखिएगा, इसके अलावा क्या होता है, इसमें लिखा है
इट इज़ ए कैरियर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम सिंथेसाइज पॉलीपेप्टाइड। सिंपल बात है कि हमको डीएनए से आरएनए बनाना पड़ता है, फिर आरएनए से प्रोटीन बनाना पड़ता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यह अगर प्रोटीन बनाना हुआ तो आरएनए से जाना पड़ेगा, यानी कहीं ना कहीं आरएनए भी कैरियर है, ठीक है। इट कैरी एमिनो एसिड टू राइबोसोम, सही बात है। ए एमिनो एसिड यानी कहीं ना कहीं प्रोटीन क्या होता है, तो पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड, तो यहाँ राइबोसोम टू, ये भी सही है। इसके अलावा बोलता है इट कंस्टिट्यूट कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम, ये राइबोसोम का केवल नामे में है, आरएनए राइबो न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी हो जाएगा। अब आ कहते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखने में बड़ा है लेकिन क्वेश्चन अच्छा है। लिखा है कि वाइल एनालिसिस ऑफ डीएनए टोटल बेस कितना होता है 5386, ठीक है। अब आप बताइए कि 5386 किसका लिए बोला गया है, ये क्वेश्चन आप बताइए यहाँ पे। तो ध्यान रखिएगा इसको, ये किस में होता है, बैक्टीरियोफेज लैम्डा में होता है, या बैक्टीरियोफेज में होता है, या इकोलाई में होता है, या ह्यूमन डीएनए में होता है, किस में होता है, ध्यान रखिए, कमेंट कीजिए इसको। आगे आते हैं। अब बोल रहा है कि डिफरेंट बेस है, इसे ए का इतना परसेंट है, जी का 17% है, साइटोसिन का 32% है, और थायमिन का इतना परसेंट है। तो बोल रहा है कंसीडर, आप कीजिए कि चराग्राफ रूल से कंसीडर कीजिए। तो पहले आप चराग्राफ पढ़िए कि होता क्या है, इसमें कंसेप्ट क्या है, उसके बाद आंसर देखिए चराग्राफ साहब बोले थे कि ए के बराबर टी होगा और जी के बराबर सी होगा। अगर ऐसा होता है तो जैसे मान लीजिए ये होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो जाएगा, सिंपल बात। ये बताए थे अगर ये दोनों इससे बराबर हो जाएगा तो हम बोल देंगे डबल स्टैंडर्ड, नहीं तो अगर इसके सीक्वेंस में कुछ भी अगर चेंज हो गया तो ये हो गया होगा, ये डबल बनेगा नहीं, ये रहेगा सिंगल रहेगा। और यही कंसेप्ट है, इसको डिटेल्स नहीं जा रहे हैं तो ध्यान दीजिए। आप जब पढ़िएगा ना तो ए और टी कितना हो गया, देखिए 9 3 यानी 9 2 11 और 2 3 5 51, ये 51% और कम हो गया, यानी बराबर तो रहेगा नहीं। जब बराबर नहीं रहेगा तो समझ जाएंगे कौन सा स्टैंडर्ड है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है। ध्यान रखिएगा, अगर बराबर रहा तो डबल, जनरली डबल होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि चराग्राफ जनरली डबल के लिए दिए थे, लेकिन अगर बराबर नहीं रहा तो सिंगल होगा, ठीक है। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बनाया गया है। अब आगे आते हैं। अब बोल रहा है कि इन सम वायरस, कुछ वायरस में, इन सम वायरस डीएनए इज सिंथेसाइज बाय यूजिंग आरएनए टेम्पलेट। तो जानते हैं रिवर्स डीएनए जनरली क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है, यानी रेप्लिकेशन। क्या होता है, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन आरएनए से बनता है तो डीएनए, तो क्या बनेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, तो वही बोलता है रिवर्स डीएनए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इसको, आर डीएनए, ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। आगे आते हैं। अब एक यहाँ बोला गया है 22 नंबर क्वेश्चन, ये भी एक्सपेरिमेंट बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़िएगा। देखिए मिजोल्सन और स्टॉल एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू फॉर 4 जनरेशन, इसको हम शॉर्ट में बताते हैं। देखिए 4 जनरेशन तक की है, तो पहली बार तो ये रेशियो बोल रहा है कि रेशियो का क्या इसमें आएगा 4th जनरेशन में। तो पहली बार ध्यान रखिएगा, इन्होंने अमोनियम क्लोराइड, पहला जो डीएनए लिया था वो अमोनियम क्लोराइड का 15 वाला लिया था, यानी जो डीएनए है वो कैसा है, 15 है। डीएनए का होता है डबल स्टैंडर्ड, यानी 15 होता है। तो हम जानते हैं कि हर बैक्टीरिया 20 मिनट में डिवाइड करता है। तो ध्यान रखिएगा, आप मीडियम कौन सा लिए थे, मीडियम लिए थे 14 लिए थे। तो ध्यान रखिएगा 20 मिनट, यानी फर्स्ट जनरेशन कितना होता है, 20 मिनट का होता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, पहले से पहले 15 का होगा और एक नया बनेगा वो 14 का बनेगा। ये आपने पढ़ा होगा रेप्लिकेशन में कि एक पेरेंटल होता है और एक क्या होता है, नया बनता है। तो इसे पढ़िएगा ना, देखिए पहले हम क्या लिए हैं 15 और 15, इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड डीएनए, और जब यहाँ पे आएगा तो इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड डीएनए, हाइब्रिड या इंटरमीडिएट, ये एनसीईआरटी में है, हाइब्रिड या इंटरमीडिएट। और जैसे ही आगे आएंगे थर्ड जनरेशन, यहाँ पर हो गया सेकंड, अभी तो फर्स्ट हो गया ना, सेकंड में आते हैं। देखिए सेकंड में आएंगे तो ध्यान रखिएगा, हाइब्रिड होता है ना, हाइब्रिड कम होता जाएगा और लाइट डीएनए बढ़ते जाएगा, लाइट डीएनए बढ़ते जाएगा। फिर आगे आएंगे, फिर हाइब्रिड कम और लाइट डीएनए बढ़ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब इसको पूरा बनाइएगा तो इसका जो जाएगा आंसर 0.17 यानी 0.1:7। इस कंसेप्ट को हम डिटेल्स बताएंगे, लेकिन अभी इसमें ज़्यादा हो जाएगा लंबा वीडियो, ठीक है। तो इसको अभी देखिएगा, इसको अगर समझ ना आए तो उसको कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। आगे आते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ़ द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेस ऑफ कोडिंग स्ट्रेंथ ऑफ द डीएनए इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इतना है, बोल रहा है कि कोडिंग का इतना है। तो बोल रहा है कि जो सीक्वेंस ऑफ बेस इन आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, तो सिंपल बात है, अगर कोडिंग से बनाना है तो कुछ नहीं करना होता, बस टी के बदले में यू करना होता है कोडिंग से, और
टेम्पलेट से बनाना होगा तो टी के बदले में यू तो करना ही है और ए के बदले में भी चेंज करना होगा। बस ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन भी कितनी बार रिपीट हुआ है कि कोडिंग से बनाना है तो 5 से 3 तो है ही और इसमें ए के बदले में यू कर देना है। तो देख लीजिए ए के बदले में यू कहाँ से है, ए के बदले में अगर ए के बदले में टे यहाँ पे ई कहाँ से, यानी 5 से 3 तो इसका यही हो जाएगा। ठीक है, आते हैं इसको, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, रिपीटेड है और बहुत बार रिपीट किया है। ठीक है, आगे आते हैं। अब बोला यहाँ पे कि आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम, जिसे होलो एंजाइम, तो ये क्या करता है, तो ध्यान रखिएगा आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम ट्रांसक्राइब तो ध्यान रखिएगा जब आप पढ़े होंगे इसको 3 तरह का होता है, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। इसको हम याद करते हैं पास्ट से यानी प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। जनरली क्या होता है ना, जब हम पढ़ाए थे अभी कि जो होता है ना इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, तो सिग्मा फैक्टर, रो फैक्टर, तो उसमें क्या था, इलोंगेट कर रहा था मेनली, यहाँ पे मेनली स्ट्रक्चरल जीन करता है। इसमें आरएनए पॉलीमरेज क्योंकि आके जुड़ जाएगा, अब बाद में निकल जाएगा, लेकिन मेन काम कौन करेगा, स्ट्रक्चरल जीन करेगा। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेनली ये थर्ड वाला मेरे सेकंड करता है यानी स्ट्रक्चरल जीन करता है। आगे आते हैं, लिखा है कि इफ़ द बेस सीक्वेंस ऑफ कोडॉन mRNA इतना दिया है, मान लिया कोडॉन दिया है किसी का, अब बोला है सीक्वेंस ऑफ tRNA पेयरिंग, तो जब भी दिमाग यहाँ पे tRNA आए यानी ट्रांसफर RNA, तो ट्रांसफर RNA में क्या होता है, एंटी कोडॉन होता है यानी कोडॉन का उल्टा होता है। ध्यान रखिएगा, तो जब भी कोडॉन का उल्टा होता है ना तो इसमें करना क्या होता है, पहली बात इसका सीक्वेंस लिखिए, सीक्वेंस लीजिएगा तो क्या आ जाएगा 5 to 3 में ए के बदले में यू के बदले में ए और सी के बदले 3 के बदले में सी। देखिए तो 5 to 3 लिखिएगा तो क्या आएगा, UAC आएगा। लेकिन यहाँ पे हम एंटी कोडॉन लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3AU लेते हैं, तो 5 to 3 3AU। तो ध्यान रखिएगा ये कभी भी यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए। इसका क्वेश्चन क्या हो गया, 3 to 5 CAU। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट नहीं किया है, लेकिन ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन मानते हैं इसको, क्योंकि डायरेक्ट इसमें आता नहीं है। तो कभी ध्यान रखिएगा इसमें कि इसमें एंटी कोडॉन होता है, किसमें, tRNA में। ठीक है, 25 का ए नंबर हो गया आंसर। 26 का ध्यान रखिएगा, 26 में क्या बोला है, द एमिनो एसिड अटैचेज tRNA। तो जब पढ़े होंगे आपने कि यहाँ पे जो tRNA का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक होता है 5 प्राइम, एक होता है 3 प्राइम। तो यहाँ बोलता है ना 3 प्राइम पे आकर एमिनो एसिड जुड़ता है। ये जब बेसिक पढ़िएगा tRNA तो वहाँ पे दिया है किस पे आकर जुड़ता है, 3 प्राइम पे आकर जुड़ता है। ठीक है, आगे आते हैं, लिखा हुआ है, आप बता दीजिए यहाँ पे कि tRNA का जो 2D में स्ट्रक्चर कैसा होता है और एक्चुअल में कैसा होता है। ठीक है, 2D में यानी कैसा होता है, यानी सेकेंडरी में कैसा होता है और एक्चुअल में कैसा है, इसको आप बताइए आंसर। आगे आते हैं, और क्या दिया है, इस लास्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आ गया कि टू इनिशिएट ट्रांसलेशन, अगर हमको ट्रांसलेशन को इनिशिएट करना होगा तो पहला काम क्या होता है, mRNA बाइंड करता है किससे, छोटे वाले राइबोसोम से। भी तो फेमस क्वेश्चन है, तो रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये क्या हो गया, स्मॉलर पार्ट से आकर बाइंड करता है कौन, mRNA। ये तब होता है क्या, तब स्टार्ट होता है ट्रांसलेशन। ध्यान रखिएगा। अब आते हैं उसके बाद से क्या होता है, लास्ट क्वेश्चन, इन इकोलाई लैक ओपेरॉन गेट स्विच ऑन कब होगा, तो ध्यान रखिएगा जब लैक्टोज इज प्रेजेंट एंड बाइंड टू रिप्रेसर। जैसे क्या होता है ना, जब आप पढ़े होंगे यहाँ आई जीन निकलता है, तो आई जीन क्या होता है, रिप्रेसर mRNA और रिप्रेसर प्रोटीन, और रिप्रेसर प्रोटीन काम करता है तुरंत जाकर ऑपरेटर को बाइंड कर लेता है, तो आगे वाला ट्रांसक्रिप्शन होता ही नहीं है। तो जब स्विच ऑन कब होगा, जब यहाँ से रिप्रेसर को पहले से कौन, लैक्टोज आकर बाइंड कर लेगा, और जब लैक्टोज आकर बाइंड कर लेगा तो ये आगे जा नहीं पाएगा, और जब आगे नहीं जा पाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन आराम से होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। ये 28 क्वेश्चन है, आपको अधिकतर क्वेश्चन प्रीवियस में मिल जाएगा और अधिकतर रिपीटेड है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़िए और देखिए, जहाँ भी डाउट लगे कमेंट कीजिए। ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।